अक्षरों के साए। मेरी खामोशी की गली से अक्षरों के साए गुजरते रहे और चांद की दहलीज पर तारे दुआ करते रहे। अक्षरों के साए। नमस्कार साथियों, अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा अक्षरों के साए एक अंतर यात्रा में आइए हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। 1947 में एक जमीन पर लकीर खिंच गई थी। वतन के 2 टुकड़े हो गए थे। लाखों लोग दरबदर हो गए थे। विभाजन के दर्द पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, मगर अमृता प्रीतम जी की यह दर्द भरी दास्तान आज भी आंख नम कर देती है। वे लिखती हैं, मैं अक्षरों में भी भीगती रही, आंसुओं में भी भीगती रही, मगर लिखती रही, लिखती रही। उन दिनों जनरल शाहनवाज अगवा हुई लड़कियों को तलाश रहे थे। उनके लोग जगह जगह से टूटी बिलखती लड़कियों को ला रहे थे और पूरा पूरा दिन ये रिपोर्टें उन्हें मिलती रहती। मैंने कुछ एक बार उनके पास बैठकर बहुत सी वारदातें सुनी। जाहिर है कि कई लड़कियां गर्भवती हालत में होती थीं। उस लड़की का दर्द कौन जान सकता है जिसके बदन की जवानी को जबर से मां बना दिया जाता है। एक नज्म लिखी थी, मजदूर, उस बच्चे की ओर से जिसके जन्म पर किसी भी आंख में उसके लिए ममता नहीं होती। रोती हुई मां और गुमशुदा बाप उसे विरासत में मिलते हैं। मेरी मां की कोख मजबूर थी। मैं भी तो एक इंसान हूं। आजादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूं, उस हादसे का जख्म जो मां के माथे पर लगना था और मां की कोख को मजबूर होना था। मैं एक धिक्कार हूं जो इंसान की जात पर पड़ रही और पैदाइश हूं उस वक्त की जब सूरज चांद आकाश के हाथों छूट रहे थे और एक एक करके सब सितारे टूट रहे थे। मैं मां के जख्म का निशान हूं, मैं मां के माथे का दाग हूं। मां एक जुल्म को कोख में उठाती रही और उसे अपनी कोख से एक सड़ांध आती रही। कौन जान सकता है एक जुल्म को पेट में उठाना, हाड़ मांस को जलाना। पेट में जुल्म का फल रोज रोज बढ़ता रहा और कहते हैं आजादी के पेड़ को एक बौर पड़ता रहा। मेरी मां की कोख मजबूर थी। हिंदुस्तान का बंटवारा इतिहास की छाती का जख्म बन गया। कोई नहीं जान पाएगा कि देश की कितनी लड़कियों के सपने कत्ल कर दिए गए थे। तब मैंने तवारीख नाम की एक लंबी नज्म लिखी थी जिसका एक अंश उस लड़की की आवाज है जो हजारों लड़कियों की तरह कहीं खो गई थी। मैं नसीब जली पंजाब की बेटी, बोलकर क्या कहूंगी, मेरी जबान तो काट दी गई। हाथ भी बंध गए, पैर भी बंधे हुए और माथे पर किस्मत काले नाग सी बैठी हुई। एक तूफान आया, यह बदन बाकी है, पर नसीब डूब गया। अरे रह गुजर, उस पार कोई मिले तो कहना, अब मेरे घुटने टूट गए। मांझियों के हाथों पतवार छूट गए। अब नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। माँ का एक आंगन था, जाने कहाँ गया। ना बाबुल ना भाई, ना मेहंदी ना डोली, मैं कैसी ब्याही। बस इतना जानती कि इसी बहाने धरती पर धर्म और ईमान बिकता है, यहाँ देश की नार बिकती है। उन्हीं दिनों मैंने एक उपन्यास लिखा था, पिंजर, जिसकी कहानी बंटवारे से पहले शुरू होती है और बंटवारे के उस मुकाम पर आती है जब दोनों सरकारें अपनी अपनी उगवाशुदा लड़कियां ढूंढ रहे हैं। और उस कहानी की पूर्व वह है जो बंटवारे से पहले उठा ली गई थी, एक निजी दुश्मनी के हाथों, और जिसे माँ बाप ने वापस लेने से इनकार कर दिया था। वह एक घटना थी, लेकिन बंटवारे के समय ऐसी घटना घर घर में होने लगी थी। अब उठाई हुई लड़कियों के माँ बाप उन्हें ढूंढ रहे थे।
पूरू अपनी भाभी को तलाशती है जो बंटवारे के समय उठा ली गई थी, और जब भाई के हाथ उसे सौंपती है तो उस वक्त पूरू के माँ बाप उसे भी लेने को तैयार हैं। लेकिन पूरू अपने बच्चे को बाहों में लिए कहती है, नहीं, अब तो जो भी लड़की, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, जो भी ठिकाने पर पहुंच रही है, समझना पूरू की आत्मा ठिकाने पर पहुंच रही है। अमृता जी कहती हैं, मैं बहुत छोटी थी जब माँ नहीं रही, तो रात को जब मैं छत पर सोती, लगता चांद पर मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है। चांद की छाती पर पड़े हुए जिन 2 अक्षरों के साए दिखाई देते, वे 2 अक्षर र और ज थे। मेरी माँ का नाम राज था और उन्हीं 2 अक्षरों का साया मुझे चांद में दिखाई देता रहा। उठती हुई जवानी के साथ उन्हीं 2 अक्षरों में एक अक्षर और मिल गया, न, और मुझे लगता जिसके नाम के 3 अक्षरों का साया चांद पर दिखाई देता है, वह राजन जरूर कहीं इस दुनिया में होगा जो कभी मुझे मिलेगा। जिस तरह गीली मिट्टी पर से गुजरने वालों के पैरों के निशान वहां पड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह मुझे चांद में उसका नाम दिखाई देता, और मैं सोचती वह कभी मोहब्बत बनकर जाने किन राहों से गुजरता हुआ मेरी जिंदगी में आएगा। मैं जिंदगी भर अक्षरों को कागज़ों पर उतारती रही, लेकिन एहसास वही बना रहा कि सारे अक्षर चांद पर से गिरते हैं। इसलिए एक बार कहा, खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े, ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे मैं वही अक्षर चुनती रही। इसी तरह एक बार वही बात कुछ अलग सूरत में आई। मेरी खामोशी की गली से अक्षरों के साए गुजरते रहे, रात की दहलीज पर तारे दुआ करते रहे, चांद की मटकी से जब कतरे से कुछ गिरते रहे, रात की दहलीज पर तारे दुआ करते रहे। बहुत सालों बाद 1990 में जब जालंधर दूरदर्शन ने मेरी जिंदगी और रचना पर एक फिल्म बनाई थी, उसमें पहले अल्फाज मैंने यही कहे थे, चांद पर अक्षरों के साए दिखाई देने वाले। कई घटनाएं सामने आईं तो सितारों का इल्म रखने वालों ने जो कहा, उससे मैं जान पाई कि मैं जन्म से काल सर्प योग में लिपटी हुई हूँ। काल सर्प योग तब बनता है जब जन्म कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के दरमियान घिरे हुए होते हैं। बहुत से ग्रंथ इसका जिक्र करते हैं, लेकिन ब्यौरे में नहीं जाते। सिर्फ एक पुस्तक मेरे हाथ में आई थी, पंडित माणिक चंद जैन की, जिसमें वे कुछ ब्यौरे से कहते हैं कि यह कड़ा योग सिर्फ बलवान आत्माओं का होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी आत्माओं का, जो इसे झेल लेते हैं। कमजोर आत्माएं तो इससे टूट जाती हैं। कई घटनाओं से गुजरते हुए जब कई वर्ष गुजर गए तो एक पंडित जी मिले। कहने लगे, आपका कालसर्प योग तो है, लेकिन राहु और केतु के दरमियान ग्रह नहीं है, यह केतु और राहु के दरमियान है, इसलिए यह विपरीत कालसर्प कहा जाएगा। संघर्ष तो जिंदगी भर बना रहेगा, लेकिन यह संघर्ष शुभ फल देने वाला होगा। और फिर बहुत बरसों के बाद पूना के एक माने हुए पंडित किशन लाल शर्मा मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने सभी पुस्तकें मराठी में लिखी हैं, लेकिन एक कालसर्प योग हिंदी में लिखी है। पुस्तक देखी तो हैरानी हुई कि उन्होंने बहुत गहरे में उतरकर इस योग का अध्ययन किया है। जब मेरी कुंडली में कालसर्प योग की बात चली तो वे कहने लगे, आपका कालसर्प योग शुभ फल प्रदान करेगा। यह सप्त स्थान से लेकर प्रथम स्थान तक ही है, इसलिए यह छत्र योग बन जाएगा। उस वक्त मैंने कहा, इसका मतलब है कि सर्प का फल छत्र की तरह होगा और मुझे इसके साए में जीना है। उठती हुई जवानी के समय एक छोटी सी घटना हुई थी। लाहौर और अमृतसर के दरमियान एक छोटा सा नगर आबाद हुआ था, प्रीतनगर, जहाँ एक बार उर्दू पंजाबी शायरी की एक शाम मनाई गई, जहाँ से लौटते हुए लाहौर के लिए जो बस पकड़नी थी, उस बस स्टैंड के लिए 2 या 3 मील सबको चलना था। पहले शाम से बादल घिराए थे, पानी बरसने लगा था, पर लौटते समय हल्की सी धूप निकल आई थी। कच्चा रास्ता रात के बरसे पानी से बहुत गीला हो रहा था।
कहीं कहीं कीचड़ सा भी। करीब 15 लोग थे आगे पीछे चलते हुए, जिनमें एक कोई वह था जिसे पिछली रात से मैंने अक्सर खामोश देखा था। उसका पतला और लंबा सा साया जहाँ जहाँ पड़ता देखा, मैं शांत सी उस साए में चलने लगी थी। बस इतनी सी घटना थी और मैं चेतन मन से बिल्कुल नहीं जान पाई थी कि आने वाले बरसों बरसों तक मुझे इस साए के साथ चलना होगा। सपनों ने एक लीला रचा दी। अक्सर एक दरिया दिखाई देता जिसमें एक नाव होती। अपने को भी मैं उस नाव में देखती और उसे भी। दरिया के दूर पार कोई नगर, कोई बस्ती दिखाई नहीं देती थी। कुछ पता नहीं था यह नाव कहाँ से चली और कहाँ जाएगी। दूर पार दिखाई देते पेड़ों में एक सरसराहट होती, पर मेरे उसके दरमियान किसी लफ्ज़ की सरसराहट तक नहीं थी। फिर हाथ की कलम से कागज़ों पर सरसराहट होने लगी और जाने कितनी नज़में पानी में बहते हुए पेड़ों के पत्तों की तरह कागज़ों पर झड़ने लगी। यह मेरा और साहिर का रिश्ता रिश्तों की किसी पहचान की पकड़ में नहीं आएगा। इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मेरा और साहिर का रिश्ता भी कुछ इसी रोशनी में पहचाना जा सकता है, जिसके लंबे बरसों में कभी तन नहीं रहा था, सिर्फ मन था जो नज़्मों में धड़कता रहा। एक वाक़या याद आता है 1996 में, जब मैं पहली बार यासनाया पोलियाना गई थी, रूस की उस टॉलस्टॉय स्टेट में, और वहाँ जो खामोशी का गीत सुना उसे हरफ भी नहीं दिया जा सकता। टॉलस्टॉय के 22,000 किताबों वाले कमरे में मैं खामोश बैठी रही और वे किताबें भी। फिर जब साथ वाले छोटे से कमरे में गई जो कभी उनका सोने वाला कमरा था, वहाँ एक दीवार पर वह सफ़ेद कमीज टंगी हुई थी जो टॉलस्टॉय ने आखिरी दिनों में पहनी थी। और इतने में खिड़की से हवा का एक झोंका आया और वह कमीज हिल गई और उसकी एक आस्तीन मुझे आहिस्ता से छू गई। एक कंपन सा मेरे सारे बदन में उतर गया। लगा जैसे टॉलस्टॉय ने एक हाथ आगे बढ़ाकर मेरे कंधे को छू लिया। और फिर जंगल में उन्हें जहाँ दफनाया गया था, वहाँ मैं बहुत देर तक बैठी रही। वहाँ पेड़ों के पत्ते बरस रहे थे और मैं एक पत्ता उठाकर अपने साथ ले आई, जो आज तक मेरी अकीदत को संभाले हुए मेरे पास पड़ा है। इसी तरह कई बार होता रहा। जब खामोश से अकेले में बैठे हुए साहिर को एक रुमाल की ज़रूरत पड़ी, मैंने उसे नया रुमाल देते हुए उसके उस मैले से रुमाल को संभाल लिया जो उसने हाथों से छोड़ दिया था। नज़में तो बहुत लिखी, पर छोटी छोटी सब बातों को संभालने के लिए एक कहानी भी लिखी थी, जिसे नाम दिया था यह कहानी नहीं, यह कहानी थी। साथियों, साहित्य जगत की इस रोमानी शख्सियत के साथ यह सफ़र आगे भी चलता रहेगा। आप सबके साथ के बिना यह सफ़र अधूरा है। तो आइए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद।